हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सुपर इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोज़ की और अपकमिंग वीडियोज़ की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, विच पॉल्यूटेंट में लीड टू ब्लैक फुट डिजीज। तो किस प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट डिजीज हो सकता है या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। तो दोस्तों, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट डिजीज होता है जब हम लंबे समय तक आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ करते हैं या फिर किसी और कारणवश ह्यूमन की बॉडी में आर्सेनिक जमा हो जाता है। तो उस कारण जो हमारे लोअर लिम्स होता है, यानी कि हमारे हिप से पैर तक का जो पार्ट होता है, वहाँ पर जगह जगह ब्लड वेसल्स डैमेज होने लग जाती है और वहाँ पर एक नीलापन आने लग जाता है। तो इस कंडीशन को ब्लैक फुट डिजीज कहा जाता है, जो कि आर्सेनिक के कारण कॉज होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस। तो मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर 23 जोड़ी यानी कि 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें कि 22 जोड़ी गुणसूत्र 22 पेयर ऑफ गुणसूत्र जो हैं दोस्तों, वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। तो इसी 22 पेयर गुणसूत्र को ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र जो महिला और पुरुष दोनों में सेम होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो 23rd पेयर होता है दोस्तों, 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होता है, उसे सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम कहा जाता है, जो कि मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। और यही लिंग निर्धारण का कार्य यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मेल में XY टाइप का होता है और फीमेल में XX प्रकार का होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में। ठीक, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जब कोशिका या ऊतक की मृत्यु होती है या उसका डेथ होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उस प्रोसेस को कहा जाता है नेक्रोसिस। ठीक है, जब इन्फेक्शन या फिर सेल्स में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है या फिर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो सेल डेथ की इसी प्रक्रिया को नेक्रोसिस बोला जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, द एंजाइम नेम्ड लाइपेज विच प्लेज अ रोल इन फैट डाइजेशन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन्स। तो लाइपेज नाम का एंजाइम जो कि हमारी बॉडी में फैट डाइजेशन में भूमिका अदा करता है, वह कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों, लाइपेज एंजाइम जो है हमारी बॉडी के जितनी भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं या फिर फैट्स होते हैं, हमारी ऑयल्स होते हैं जो हम कंजम्पशन करते हैं, तो उनका पाचन करता है, उनके पाचन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और यह पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंटीजन। तो निम्नलिखित में से ह्यूमन बॉडी में एंटीजन्स का क्या कार्य होता है? दोस्तों, एंटीजन इन जनरल प्रोटीन्स होते हैं या फिर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और यह हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको एंटीबॉडीज बनाने के लिए ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज बनेगा तो हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। तो इसीलिए एंटीजन का कार्य होता है ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको ट्रिगर करता है या उसको उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एलुमिना। ठीक है, तो एलुमिना से एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया को, इंडस्ट्रियल प्रक्रिया को, जिसको कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रक्रिया को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस
एलुमिना से एल्यूमिनियम बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ग्रुप ऑफ मेटल्स FeCONi में बेस्ट कॉल्ड एज। तो जो धातुओं का समूह होता है दोस्तों FeCONi, इसे क्या कहा जाता है? तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण धातुएं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण धातुएं कहा जाता है। दोस्तों परमाणु संख्या 21 से 30 और 39 से 48, 57 to 80 और 81 से 112, इन परमाणु संख्या वालों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चूंकि ये सभी धातुएं हैं तो इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण धातुएं कहा जाता है, जिसके अंदर ये आयरन, कोबाल्ट और निकिल भी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एंडोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए हम एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों एंडोस्कोपी क्या होती है कि बॉडी के अंदर डैमेज या फिर ऑर्गन्स या डिजीज के बारे में जानने के लिए एंडोस्कोप नामक यंत्र को, जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर्स लगे रहते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। और यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब एक प्रकाशीय परिघटना होती है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम में ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका रिफ्लेक्शन भी उसी माध्यम में हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर R4, तो R4 जो है ये जल में ही एक ऐसे कोण पर आपतित हुई कि इसका परावर्तन भी जल में ही हो गया। तो इस प्रक्रिया को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है और इसी प्रक्रिया पर एंडोस्कोपी भी या एंडोस्कोप नामक यंत्र भी कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों द डिजीज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली जो होती है उसमें सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है? दोस्तों जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है तो उसमें सूजन आ जाती है। सूजन कैसे आती है? या तो उसमें कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया या फंगस के इन्फेक्शन के कारण उसमें सूजन आ जाती है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के सिम्टम है दोस्तों बैक और मसल, नेक पेन या फीवर हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ सेंस, कभी कभी इंसान बेहोश हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग और मेंटल कंफ्यूजन, ये इसके लक्षण होते हैं। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है गिव द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। दोस्तों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये एक पैरासाइटिक बैक्टीरियम है जो कि सबसे छोटी कोशिका है। इसका डायमीटर है 0.0001 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इतनी कम है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये तो स्मॉलेस्ट सेल होगी, लेकिन ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म सेल। शुक्राणु कोशिका या स्पर्म सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सेक्रेट इंसुलिन। तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिका करती है? तो पैनक्रियाज की, ध्यान से सुनिएगा, पैनक्रियाज की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को हिंदी में लैंगरहैंस की दीपिकाएं बोला जाता है। तो पैनक्रियाज की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन का स्रावण करती हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बीटा सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होती है? पैनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंसेस में। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन विच बुक। तो जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं यानी कि जो इस दुनिया से लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनका अत्यधिक शिकार हो चुका है, तो उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए IUCN, ठीक है दोस्तों, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशिंग नेचर।
ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिंग नेचर। तो इसने एक रेड लिस्ट या फिर जिसको हम रेड डेटा बुक बोलते हैं वो रिलीज की, जिसमें कि जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और लोअर रिस्क, इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और लोअर रिस्क। तो इसमें भी जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी प्रजातियां जो हैं इंडेंजर्ड हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। ठीक है दोस्तों, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? IUCN के द्वारा। अगला प्रश्न है किडनी स्टोन अकर्स ड्यू टू विच केमिकल। तो जैसे कि आपने पता होगा कि किडनी यानी कि वृक्क में पथरी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, किसके कारण पथरी होती है? दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है वो जो हमारी किडनी है उसमें स्टोन होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कण जो है वो किडनी में फॉर्मेशन हो जाता है उनका। कैसे होता है कि दोस्तों जो ऑक्सलेट होता है वो नॉर्मली फूड या फिर फ्रूट्स में पाया जाता है। अगर वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी में, किडनी में वह कैल्शियम के साथ चिपक जाता है, ठीक है, और इस कारण एक क्लम्प टाइप का वहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है जो कि बाद में किडनी स्टोन के रूप में उभर कर सामने आता है। तो किडनी स्टोन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों स्प्लीन, जिसकी कि हम प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। दोस्तों अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करने के बाद, RBC का लाइफ स्पान 120 डेज का होता है, तो अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करने के बाद जो RBC होती है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक, और स्प्लीन में मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको RBC को इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं या उसको निगल लेते हैं। तो इसीलिए स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों परमाणु बम में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन एटम बम। तो दोस्तों यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम 239 आइसोटोप्स का उपयोग परमाणु बम में फ्यूल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है दोस्तों GPS का फुल फॉर्म क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और GPS किस कंट्री का है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। GPS, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इनकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे।